नमस्ते, मैं हूँ रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का साप्ताहिक विश्लेषण वीकली एनालिसिस सुभाष अग्रवाल जी के साथ में। हम सुभाष जी से समझने वाले हैं कि 8 जून से लेके 12 जून तक यानी कि सोमवार से लेके शुक्रवार का जो अगला सप्ताह है, जून महीने का सेकंड वीक वो कैसा रहने वाला है। हालाँकि बाजार में बहुत सारी उथल-पुथल चल रही है और बाजार को इस वक़्त कई बार मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम लोग कुछ प्लानिंग करते हैं, सुभाष जी कुछ एनालिसिस करते हैं, पता लगता है रात में कोई और घटना या दुर्घटना घट गई, किसी और की कोई स्टेटमेंट आ गई, कोई नए डेटा आ जाते हैं और बड़े-बड़े लोगों के बयान आ जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट को टाइम करना मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन सुभाष जी से मैं भी मार्केट के बारे में हम पूछेंगे, बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा रहेगा, नेक्स्ट वीक में क्या रेंज रहने वाली है। उसके साथ-साथ ये भी सुभाष जी से समझना है कि जो आरबीआई की जो एमपीसी की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट क्या बता रही है और उस रिपोर्ट का शेयर मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उससे भी ज़्यादा कि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है, उसको किस तरह से देखना चाहिए, एक बात। दूसरा ये भी सुभाष जी से समझना चाहूँगा मैं कि जो विश्व का एक सबसे बड़ा आईपीओ आ रहा है, जो चर्चा में है, उस आईपीओ को लेके क्या भारत में भी कुछ उथल-पुथल है, यहाँ भी कुछ लोगों के इंटरेस्ट हैं या वो किस तरह से आएगा, उसका इम्पैक्ट डालेगा भारत के शेयर बाजार पे या दूसरे शेयर बाजारों पे या हमारे शेयर बाजार पे किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं डालेगा। और साथ के साथ जो ये युद्ध का जो सीज़ फायर का मसौदा लगातार टलता चला जा रहा है और उसकी वजह से जो अर्थव्यवस्था भी थोड़ी-थोड़ी डिरेल होती चली जा रही है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। सुभाष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद रविंदर जी, सभी व्यूअर्स का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं जी। और सुनते हैं। हाँ बिल्कुल जी, सुभाष जी, इसीलिए फ़ॉलो करते हैं, इसीलिए सुनते हैं क्योंकि आप बहुत ही सरल भाषा में शेयर बाज़ार का पूरा हाल समझा देते हैं, पूरा जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ क्या-क्या चल रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है, वो सब बता देते हैं। तो ये बड़े-बड़े जार्गन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और उस भाषा में, उस शब्दावली में समझाते हैं, जो आम आदमी को जिसने कभी बाज़ार के बारे में ना सुना हो, ना जाना हो, वो भी बड़े आराम से समझ लेता है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा कारण है। बिल्कुल। जी, तो सुभाष जी सबसे पहले तो ये बताइए पिछली बार देखिए मार्केट तो नीचे चली गई और जैसा मैंने कहा कि मार्केट को इस वक़्त टाइम करना बड़ा मुश्किल शायद होता चला जा रहा है। तो लेकिन जो आरबीआई की जो भी पॉलिसी आई है, वो पॉलिसी क्या कह रही है? और उसका हमारे मार्केट पे और साथ के साथ इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है? किस तरह से उसे देखा जाए? देखो रविंदर जी, हमारा रुपये लगातार डेप्रिशिएट हो रहा था और फ्लो जो है एफपीआई लगातार माल बेच रही थी। जी, तो अब इंडिया के अंदर कैसे बाहर से पैसे अट्रैक्ट किया जाए, तो सबसे आसान तरीका था कि जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड है, लॉन्ग टर्म 15 20 30 साल वाले, उनके ऊपर टैक्स रेट जैसे था कि भाई उन पे जो डिविडेंड आता है या इंटरेस्ट आता है उस पर भी टैक्स था और वो बेचते थे तो उस पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वो टैक्स पड़ता था, वो जी, सारा माफ कर दिया। यदि कोई गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड खरीद रहा है लॉन्ग टर्म तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और कई जैसे ईसीबी बोरोइंग होती है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल, है ना, बोरोइंग्स, तो उसके ऊपर उनको हेजिंग करनी होती है। हुँ, वो हेजिंग उन्होंने फिक्स रेट के ऊपर कर दिया आरबीआई ने, तो भाई ओके, वो लोग करा सकते हैं। एक एफसीएनआर डिपॉजिट्स होते हैं जो एनआरआई इसके अंदर डॉलर टर्म्स में जमा कराते हैं, जी, है नहीं, वो भी उनको अलाउ कर दिया, कोई लिमिट लिमिट नहीं रखी। ऐसे ही तो एक ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स बॉन्ड है डेट का, जी, जी, वो यदि इंक्लूड कर लेता है तो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 50 बिलियन यूएस डॉलर एक साल में आ जाएगा। और 25 बिलियन इसलिए आ जाएगा कि भाई ये जो रेमिटेंसेज हैं, डिपॉजिट्स हैं, ये सब हमने लिबरलाइज कर दिए हैं एनआरआई के लिए, इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी, ये सब मिला के तो 75 बिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो आ सकता है, ये एक एस्टिमेट है।
तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, जो प्रेशर है, जैसे आप देखो 3 लाख करोड़ से ऊपर का माल बेच चुके हैं एफपीआई, जी, है जी। ना, इस साल के अंदर, जो कि पिछले साल से ज्यादा बिक चुका है। अभी तो 5 महीने हुए हैं, और तो 7 ये महीने 7 माल, महीने बाकी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये 3,26,302 करोड़ का माल बेच चुके हैं जी। एफपीआई, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 4,09,037 का खरीदा है नहीं। और तो ये और जून के अंदर ही देखें, अभी जून का महीना स्टार्ट ही हुआ है, तो 31,115 करोड़ का माल बेच चुके हैं, और जबकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 33,933 करोड़ का माल खरीदा है। इनका स्पीड बढ़ती जा रही है। हुँ। तो ये आ, या गवर्नमेंट अभी, जैसे एक अभी प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली थी नीति आयोग की और दूसरे की, 5 जून की बात है। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी जो है स्ट्रोंग है। अभी आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, तो उसमें जीडीपी 7.7% फाइनेंशियल ईयर 26 की डेटा निकाला है, ऑन द बेसिस ऑफ 22 ईयर, है ना, जी। 2022 के बेस को मानते हुए हुँ। है, और 7.7% की ग्रोथ है, और फोर्थ क्वार्टर में 7.8% की ग्रोथ है। तो कहते हैं हमारी ये 140 करोड़ लोगों की मेहनत है, और रुपी हमारा डेप्रिशिएट हो रहा है, और वेस्ट एशिया की क्राइसिस की वजह से क्या है कि हम एक्सपोर्ट है वो कर नहीं पा रहे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो शिप जा नहीं रहे, तो हमारा वो तो बंद पड़ा है एक्सपोर्ट जो मिडल ईस्ट को जाता था। इंपोर्ट ऑयल वगैरह वहां से नहीं आ रहा, तो रास्ते उन्होंने भी कई निकाले हैं। जैसे अमेरिका ने लिबरलाइज कर दिया था रशिया से इंपोर्ट करना, एक फुजेरा से रास्ते से इन्होंने इंपोर्ट किया है नहीं। सऊदी अरेबिया और यूएई ने दूसरे रास्ते से हमारे को दिया है। इस रास्ते से भी ईरान से बातचीत करके हमने अपने शिप लेके आए हैं। ये वियतनाम से भी हम क्रूड का स्कोर किया है। लेकिन शिपिंग रेट्स आप देखोगे तो 100% से ज़्यादा शिपिंग रेट बढ़ गए हैं 3 महीने के अंदर। तो कॉस्टिंग तो बहुत बढ़ रही है। क्रूड के प्राइसेस तो आप सोचो 200 ब्रांड 200 पर बैरल 200 बिलियन, डॉलर पर बैरल। हाँ पर बैरल पहुंच जाता है $200। लेकिन चाइना जो इंपोर्ट करता है वो उसने सिर्फ 40% इंपोर्ट कर रहा है, 60% कम कर दी। वहां डिमांड कम है नहीं। तो इसलिए जो क्रूड के प्राइसेस हैं वो बढ़े नहीं रहे हैं, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा जो है आईईए, उनके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे, उन्होंने अपने रिजर्व से बहुत ऑयल दिया है, और सभी कंट्री के पास कुछ रिजर्व्स होते हैं, वो थोड़े से कम हुए हैं, और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज से भी हमने ऑयल को प्रोक्योर किया है। और इंपोर्ट चाइना जो मैक्सिमम इंपोर्ट करता था, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इसलिए प्राइसेस ये आप देख रहे हैं 110, 112, 120 जाके फिर नीचे आ जाता है। और जो बुल है क्रूड के प्राइसेस जो खरीदते हैं, उनकी पोजीशन बहुत कम है। उनको पता है बीच बीच में पीस एग्रीमेंट की बात चल जाती है, तो वो अफ्रेड होते हैं कि कहीं हम हाई रेट में खरीद लिया डेरिवेटिव मार्केट में, और एकदम ब्रांड और क्रूड टूट गया तो हमें नुकसान हो जाएगा, और उनको नुकसान हुआ भी है। तो क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े जितनी बड़ी सिचुएशन थी, क्योंकि डिमांड कम है टोटलिटी में, और अभी तो थोड़ा सा स्लो डाउन लग रहा है नहीं। आप देखे, आपने देखा होगा कि डो जोन्स 1.5% गिरा है, नेस्डेक्स 4% से ऊपर गिरा है, S&P 500 2.64% गिरा है फ्राइडे को, ये यूएस के मार्केट, क्योंकि वहां पे जो चिप के शेयर थे, सेमीकंडक्टर के शेयर थे, उनमें भयंकर सेलिंग आ गई, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के शेयर थे, टेक्नोलॉजी के शेयर थे, उनमें भी सेलिंग आई है, क्योंकि वो ओवरबोट हो गए थे, और उनकी मार्केट कैप जबरदस्त गिरी है। तो ये सारी चीजें, हमारा भी जो मार्केट है निफ्टी 50 23,367 पे आ गया,
है ना, ये भी गिरा है। ये हमारा बीएससी सेंसेक्स 532 पॉइंट गिरा है, 0.71% नीचे रहा है। और निफ्टी 50 जो है 181 पॉइंट गिरा है और 0.76% घटा है। निफ्टी मिड कैप 100 ये 1.5% गिरा है। निफ्टी स्मॉल कैप में निफ्टी स्मॉल कैप 100 में कोई चेंज नहीं है। तो ये यदि आप सेक्टर वाइज देखें तो निफ्टी कैपिटल मार्केट 0.36% 3.6% गिरा है। एफएमसीजी देखें तो 2% गिरा है। निफ्टी इंफ्रा रियल्टी मेटल ये देखें तो ये 2% गिरे हैं। मीडिया देखें तो ये 7% बढ़ा है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल देखें तो 1.7% बढ़ा है। निफ्टी पीएसयू बैंक देखें तो 1.2% बढ़ा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएससी का हम देखें तो 3 लाख करोड़ से इस वीक में घटा है। हम्म। और हमारा जो रुपी है ये 94 रुपए 74 पैसा बंद हुआ है और 94 रुपए 94 पैसा एज अगेंस्ट 95 रुपए। तो मैंने आपको मोटी बात सारी बता दी है। अब आपका क्वेश्चन ले लो। जी बिल्कुल, आपने मोटी बात बता दी है। अब सुभाष जी, जैसे आपने कहा कि भाई प्राइसेस गिर गए उसके सेमीकंडक्टर वगैरह के, लेकिन अब साथ के साथ अभी हमने ये भी देखा कि पिछले 10-15 दिन पहले या 10 दिन पहले ताइवान जो है हमें एक पायदान पछाड़ गया सेमीकंडक्टर में, उसके टीएसएमसी की जो प्राइसेस बढ़ गए, वैल्यूएशन बढ़ गई उससे। और अभी ये साउथ कोरिया ने भी हमको एक पायदान और पछाड़ दिया, यानी कि हम 7वें नंबर पे पहुंच गए। तो ये जो सेमीकंडक्टर है ताइवान और साउथ कोरिया में, तो यहाँ पे इनकी बढ़त हो रही है, जबकि अमेरिका में गिर गए। तो इसके पीछे कोई क्या लॉजिक या क्या रीजन है? देखिए, साउथ कोरिया बिहार स्टेट है ना, उतना बड़ा कंट्री है जी। और वहाँ पे लिमिटेड कंपनीज है, नंबर ऑफ कंपनीज बहुत लिमिटेड है। और वहाँ पे ये सेमीकंडक्टर ताइवान के पास भी बहुत अच्छी क्वालिटी है और कोरिया के पास भी है। और इनमें कंसंट्रेटेड यदि बाइंग हो जाती है तो उनकी मार्केट कैप एकदम बढ़ जाती है। हमारा इंडियन मार्केट वेल डाइवर्सिफाइड है। हमारे बहुत सारे शेयर मार्केट कैप को घटा रहे हैं, बहुत सारे शेयर बढ़ा रहे हैं। हम डेफिनेटली सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम पीछे रह गए, जिसकी वजह से आप देखो 2025 के अंदर यूएस का मार्केट 40% बढ़ा, हमारा स्टेगनेंट था। तो 2026 में भी यही चल रहा है। वहाँ मार्केट यूएस के, कोरिया के, ताइवान के, इवन चाइना के भी थोड़े से बड़े हैं। वहाँ पे मार्केट ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक शेयर्स हैं। 6 शेयर यूएस में हैं जो कि मैक्सिमम उनकी मार्केट कैप है। गूगल की मार्केट कैप 4-5 लाख ट्रिलियन यूएस डॉलर है। हमारी टोटल मार्केट कैप इतनी नहीं है। लेकिन यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि यदि कोई गूगल बेच दे और हमारी सारी कंपनियों को ले ले, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट कैप बराबर होने से, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी इनहेरिएंट स्ट्रेंथ है कंपनियों के अंदर जो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं करती। और डेफिनेटली मैंने पिछली बार भी बताया था कि अभी तक हम प्रीमियम कमांड करते थे। सीधी प्रॉफिट सेम है, सब कुछ सेम है, जीडी है ना, तो हम हमारा प्रीमियम मिलता था। लेकिन लास्ट 3-4 साल से हम एआई के अंदर पिछड़ गए, सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह में पिछड़ गए। ये इनका बहुत बड़ा यूज हो रहा है, हर जगह इनका यूज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कोई भी लाइन में देखो, सब चैट जीपीटी, मेटा एआई, ये सब खोल के बैठते हैं, एंथ्रोपिक, है ना। तो ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, आम जनता भी उसको यूज़ करने लग गई है। और बड़े-बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, क्लाउड सर्विसेज बढ़ रही है, हम सब में इनमें पिछड़ गए हैं। हमारे सर्वर बड़े-बड़े सब इम्पोर्टेड होते हैं, सारे हम ये चिप्स सब इम्पोर्टेड है, बड़े-बड़े कंप्यूटर जितने हैं सर्वर वगैरह सब बाहर से खरीदते हैं। हम इनमें पिछड़ गए हैं, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर लग गई है कि हम 2-3 साल के अंदर कैच अप कर लें और शायद हम पिछड़ना बंद कर दें। और अभी हम ये जैसे मैंने बताया कि मोदी जी
ने 5 जून को मीटिंग ली है, जिसके अंदर एक ही एजेंडा था कि हमारी इकोनॉमी किस प्रकार भी पीछे नहीं रहे, हमारी जीडीपी ग्रोथ बहुत बढ़िया है और ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग और फॉर यंगस्टर जनरेशन के लिए हम कुछ करें और उनको इंसेंटिव दें। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट हुई है और मुझे लगता है कि 10-15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगी, जिससे कि हमारे मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये जो एफपीआई की सेलिंग है शायद रुक जाए, नहीं भी रुके तो हमारा डोमेस्टिक मार्केट में बहुत दम आ जाए। लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट में गेन। बहुत दम आ जाएगा, ऐसा आपको उम्मीद लग रही है? बिल्कुल उम्मीद सुभाष है। जी, अभी जैसे जैसे आपने बताया भाई 3.25 लाख करोड़ तो इसी महीने साल में बेच लिया है, जबकि आई थिंक मैंने वीडियो इस पे टोटल एक रिपोर्ट बनाई थी तो मैंने देखा था 9 लाख करोड़ से ज्यादा का माल ही बेच चुके हैं। तो और उसके पीछे सुभाष जी मैंने ये भी देखा जब ये रिसर्च कर रहा था कि इसका सबसे बड़ा जो कारण है, एक तो मतलब जो आपने भी समझाया कई बार कि भाई जब बॉन्ड्स वगैरह की यील्ड अच्छी आ जाती है यूएस में तो इस वजह से भी वहां चले जाते हैं। बट साथ के साथ जिस तरह से मतलब रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है, वो भी शायद एक बहुत बड़ा कारण मैंने देखा कि वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि मान लीजिए अगर साल भर पहले वो 85 रुपए का रुपया था, 80 रुपए का रुपया था और अब वो 95 रुपए का हो गया, तो अगर मान लीजिए कोई $1 लाख लेके आया था, तो अगर वो 10-15% रिटर्न यहाँ उसको एक साल में मिल भी गई, लेकिन अगर वापस ले जाना चाहता है तो डॉलर की डिप्रिशिएशन की वजह से, रुपए की डिप्रिशिएशन से वो उसे मतलब नुकसान में ही ले जा रहा है। तो ये भी एक शायद बड़ा कारण निकल के आया है। बिल्कुल, देखो ऐसा है, ये रूपी डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है, इसका पीछे कारण समझो। क्या है कि जैसे हमारा एक्सपोर्ट है, वो जा नहीं रहा, मिडल ईस्ट में बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है। शिप जा ही नहीं रहे। जो तो लेकिन तेल है। सुभाष जी, ये वाला तो अगर शिप वाला अगर हम देखें तो ये तो 28 फरवरी से है, मतलब हाँ, तो अभी बट अभी अभी डेप्रिशिएट हुआ है जी नहीं? तेजी से अभी डेप्रिशिएट हुआ है, उससे हाँ पहले तो 90 के आसपास था, है ना? जी तो जी 5 और अभी देखो, हम मान के चल रहे हैं कि ईरान और यूएस कि यदि इसके पीछे भी कारण देखो तो इज़राइल, जैसे क्या होता है, ईरान जब यूएस ने ईरान से बातचीत की, तो इज़राइल को मीटिंग में नहीं लिया हम्म और डिसाइड कर दिया कि हमने वार सीज़ फायर कर दिया। जी इज़राइल को उसकी नाक नीची हो गई, मुझसे नीची हो गई, उसको चिढ़ लग गई, उसने जाके लेबनान पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो ईरान ने कहा भाई तुमने तो सीज़ फायर किया है, फिर वो अब यूएस बोला कि हाँ यस, बट इज़राइल इस पर एप्लीकेबल नहीं था, हमने सीज़ फायर किया है। बोले ये हम्म क्या मतलब है? हम्म और हिजबुल्लाह को ये सपोर्ट करने लग गया दोबारा से। तो उसने कहा भाई जब तक वहाँ वार नहीं रुकेगा, हम हमारा ये सीज़ फायर बंद है। फिर हम्म इनकी आपस में बातचीत हुई, नेगेटिव पॉजिटिव सब ट्रंप ने बुरा भला नेतन्याहू को कहा, तब जाके फिर वो अच्छा ठीक है। उसने कहा भाई यदि ये हम पर अटैक करेंगे तो हम तो उसको करेंगे अटैक। तो बोला नहीं, तुम अपने स्टेटमेंट तो दो कि तुम अटैक तुम्हारी तरफ से पहल नहीं होगी। तो अभी ये चल रहा है, लेकिन अभी जब तक पूरी क्लियरिटी नहीं हो, प्रैक्टिकल ना हो, तभी कॉन्फिडेंस नहीं, तभी ये पीस एग्रीमेंट इतना ज़्यादा नहीं मान पा रहे हैं। हालांकि ब्रांड के और क्रूड के प्राइसेस घटे हैं। कटेक्स मैंने बताया जी चाइना की डिमांड भी कम है और अल्टरनेटिव सोर्सेज से भी इंडिया रिसीव कर रहा है और दूसरे कंट्रीज भी। यूएस ने यूरोप को बहुत माल दिया है, ऑयल दिया है पीछे, है नहीं? वेनेजुएला के पास भी जो रिजर्व्स थे, वो बहुत बड़े रिजर्व्स थे, वो सारा ले लिया और यूएस के पास भी हैं। तो उन्होंने यूरोप को दे दिया, इंडिया ने रशिया से ले लिया। तो बड़े-बड़े जो चाइना की डिमांड कम हो गई, तो इतनी डिमांड नहीं थी कि बहुत ज़्यादा तकलीफ आए। बिल्कुल सुभाष और जी, लेकिन अभी मैं जैसे भी आपने कहा ये तेल वाली बात कही कि अमेरिका ने सब ले लिया, तो मैंने भी एक रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें देखा कि मई में जो यूएस का ऑयल एक्सपोर्ट है वो सबसे ज्यादा हो गया विश्व में, मतलब खाड़ी देशों से भी कहीं ज्यादा करेक्ट, ऑयल एक्सपोर्ट उसका हो क्योंकि गया यूएस का। उसने यूरोप को बहुत माल दिया है। अब ये खाड़ी देशों का तो एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, है नहीं? पीछे शुरुआत में युद्ध शुरुआत हुआ था तब सऊदी अरेबिया वो रेड सी से वो दूसरे वाले रूट से दे रहे थे।
है नहीं, लेकिन फिर उसने अटैक करना शुरू कर दिया ईरान ने कि भाई इनका तो माल बिक रहा है और मेरा बिक नहीं रहा। तो और दूसरी बात, इन्होंने इसके यूएस के वो लगा रखे हैं मिलिट्री बेस, तो उस बहाने उसने उन पर अटैक करना शुरू कर दिया और रिफाइनरी पे भी अटैक कर दिया, तो थोड़ा सा फिर वहां से सप्लाई कम। तो वो एक कारण है। बिल्कुल सुभाष जी, एक चीज और बताइए, मैं इसके बाद एक क्वेश्चन पे वो जो आता हूँ स्पेस एक्स वाले पे, बट उससे पहले बताइए, आजकल ये र्यूमर्स बड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े एनालिस्ट और ये सब, कोई कह रहा है कि जी निफ्टी 20,000 से नीचे चली जाएगी, तो कोई कह रहा है निफ्टी 19,000 चली जाएगी, ऐसा कुछ। तो आपको मतलब इसके विषय पे क्या कहना है, आपको क्या ऐसे देखो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? देखो हर लेवल पर स्ट्रेंथ भी है, वीकनेस भी है, क्योंकि अभी ये जो है ना म्यूचुअल फंड की जो कलेक्शन है, एसआईपी, मंथली जो एसआईपी आती है, अब इसके अंदर लोगों ने मार्केट में इतना सेंटिमेंट डाउन हो गया कि वो करंट के अंदर एसआईपी नहीं भर रहे। तो ये एक क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पूरा सपोर्ट कर रही है, अभी भी कर रही है, लेकिन यदि वहाँ लोकल लोगों में कॉन्फिडेंस कम हो जाए, जो रिटेल लोग जो म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या है, ये रिटेल लोगों का कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है कि भाई ऑन एन एवरेज पर एवरेज ही इन्वेस्टिंग होती रहेगी, मार्केट नीचे जा रहा है तो नीचे पे माल मिल रहा है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस अब इतना डाउन हो गया है कि लोगों ने कुछ परसेंटेज शुरुआत हुई है कि रेगुलर जो एसआईपी दे रहे थे वो रोक दी है और कुछ ने रिडम्पशन भी स्टार्ट कर दी है। तो ये यदि रिवर्स चक्कर चल जाए और एफपीआई भी सेलिंग करे और डोमेस्टिक के पास पैसा नहीं है वो बाइंग कर सके, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा। तो गवर्नमेंट भी इस सब सीन को देखते हुए एकदम डर गई है। तो जो कई रिफॉर्म्स है, जैसे आरबीआई ने ये जो कर सकता था वो रिफॉर्म्स किए हैं। अब गवर्नमेंट भी सीरियसली बहुत हाई लेवल पे मीटिंगें चल रही हैं कि किसी प्रकार रुपी डेप्रिशिएट ना हो, एफपीआई फ्लो जो जा रहा है वो यदि जा रहा है तो दूसरे तरीके से अट्रैक्ट भी करो। तो 75 बिलियन का जो अभी तक आरबीआई ने किया है उससे लग रहा है। और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बहुत बढ़िया आई थी, है ना, क्योंकि रेट तो कोई बढ़ा नहीं, इंटरेस्ट जी रेट। और इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन उन्होंने जो फाइनेंशियल 27 का एस्टिमेट, जीडीपी एस्टिमेट 6.6% दिया है, और इन्फ्लेशन का जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 5.1% का एस्टिमेट दिया है आरबीआई ने। जी और जो हमारे इकोनॉमिक एडवाइजर है उन्होंने कहा कि भाई ये एस्टिमेट सही है और गवर्नमेंट इसको रिवाइज नहीं करना चाहती, रीअसेसमेंट नहीं करना चाहती। तो ये जो 6.6 और पहले 6.9 का दिया था फाइनेंशियल 27 का जीडीपी, अब उसको घटा के 6.6 है, और ये इन्फ्लेशन बढ़ा के 5.1% कर दिया है। तो अब उम्मीद ये है कि 50 से 75 पैसा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। तो ये एक नेगेटिव है। दूसरा ये ये है, निगेटिव है, बिल्कुल। हाँ, और सुभाष जी, जिस तरह से इन्फ्लेशन रेट है जो 5.1 बढ़ा के कर दिया गया है, तो इसका भी क्या हम कुछ ज्यादा बड़ा निगेटिव देख पाएंगे अगर 5.1 पहुंच गया? देखिए जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए, शिपिंग रेट बढ़ गए, है ना, वहाँ पे शिपिंग के रेट डबल हो गए, 100% से बढ़ गए, और लॉजिस्टिक कोस्ट सारी बढ़ रही है। जहाँ पे क्रूड यूज होता है सब में, बहुत सारे सब वो इनपुट को सभी फैक्टरों की बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन यह है कि इस क्वार्टर में अप्रैल मई जून के अंदर 4.2% का एस्टिमेट है, फिर नेक्स्ट क्वार्टर में 4.8 है, फिर 5.45 है, वो मतलब ऑन एन एवरेज 5.1% है पूरे साल का। 5.1 का मैक्सिमम इन्होंने टारगेट दिया है, बिल्कुल ठीक है। अब सुभाष जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट वीक के लेवल्स भी लेने हैं, बट उससे पहले जो ये आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में स्पेस एक्स का जो आईपीओ आ रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ है, तो इसके विषय में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है और किस तरह से, और इसका क्या किसी भी वजह से हमारे मार्केट के पे कोई इम्पैक्ट आएगा, और इसको किस तरह से हमारा मार्केट देख रहा है? देखो, वर्ल्ड ओवर सभी के मार्केट डाउन है, ऐसे में एक कॉन्फिडेंस दिखाया है बहुत बड़ा इशू लाने का, और वो सब्सक्राइब हो जाएगा,
ये उसका कॉन्फिडेंस है और हो भी जा सकता है। और हालांकि जो फ्राइडे को मार्केट गिरा है इससे थोड़ा सा विवरिंग होगा, लेकिन अब नेक्स्ट वीक देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक में बहुत सारे डाटा आएंगे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कौन कौन से जी। डाटा आ रहे हैं, है ना। देखिए जून 11 को ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। जैसे हमारी फेड की मॉनेटरी पॉलिसी है, आरबीआई की है, इस प्रकार ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है। और यूएस इनिशियल जॉब लेस क्लेम्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है और जॉब कितनी बढ़ी है यूएस के, ये फिगर आएगी मई 30 तक की। जून 13 को यूके की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की फिगरें आएंगी और यूके की मंथली जीडीपी की ईयर ऑफ ईयर वो फिगरें आएगी। इंडिया की इन्फ्लेशन रेट की फिगर आएगी, सीपीआई का मई डाटा आएगा और इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मई 29 तक क्या पोजीशन है ये आएगी। और जून 10 को यूएस इन्फ्लेशन रेट वो फिगर आएगी मंथ ऑफ मंथ, और कंज्यूमर प्राइसेस का डाटा आएगा यूएस का। तो मतलब क्या है कि जो ये सारे डाटा जो है ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे फेड का उम्मीद है कि ये रेट बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं, वो ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया, क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन बढ़े रहा है और ये सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रोंग है, तो वो एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम में कि भाई वहाँ इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है इसलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। यदि फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो इंडिया को भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो पैसा और निकल जाएगा वहाँ से, हाँ यहाँ से। बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन यही था, अगर फेड बढ़ा देगा और हम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो यहाँ से लोग हाँ, और तेजी से और निकालना शुरू कर देंगे। तो लेकिन सुभाष जी, अगर ऐसे में अगर हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर वो जो लोन्स वगैरह हैं वो महंगे हो जाएंगे। हाँ देखो, ये अब दोनों चीजें हैं। यदि हम नहीं बढ़ाते हैं तो हमारा पैसा यहाँ से निकल निकल जाएगा। जाएगा, जी। और जो एफपीआई का पैसा है हर तरह से, और नया पैसा नहीं आएगा, तो हमारी हम्म। फिर करेंसी डेप्रिशिएट होगी। तो ये तो हम्म। एक रिस्क है, रिस्क है। इन्फ्लेशन और ग्रोथ और बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट, ये बिल्कुल। एक चक्कर है, विशेष सर्कल है। तो दे आर कंपेल्ड टू इंक्रीज द रेट। दे आर कंपेल्ड टू इंक्रीज, कोई तो मतलब कहते हैं ना, चारा ही नहीं है, कोई एक रास्ता ही एक नहीं ये है। हमारा जो वेदर है ना, एल नीनो जी। इफेक्ट भी आएगा। जी। इससे जी। एग्रीकल्चर का जो हमारी जीडीपी बढ़ती थी 3% के करीब, उसको वो इम्पैक्ट रहेगा, है इम्पैक्ट नहीं। करेंगे। मॉनसून हमारा पुअर रहेगा, इसका भी रूरल डिमांड कम होगी, है ना। हम्म। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमी के अंदर, इसलिए हमने अपनी जीडीपी को 6.6% किया है। हम्म। बिल्कुल ठीक है। और सुभाष जी, ये जो स्पेस एक्स है, ये मैंने देखा कि ये जो सऊदिया की जो अरामको थी, जो सबसे हाँ बड़ा है, जिसका आईपीओ भी बना हाँ, था, तो उसका इशू था, ये इससे बड़ा इशू है ये हाँ, अरामको। इससे भी बड़ा है। ये हाँ 1.77 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे ये निकाल है, शायद ये आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा है, ये काफी बड़ा इशू है। और कमिटमेंट्स ये ऑलरेडी ले चुका है कि कौन कौन सब्सक्राइब करेगा, उसके बाद ये डिक्लेयर करते हैं, तो हम्म। इशू सब्सक्राइब हो ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। और मैंने भी देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे सिटी है, जेपी मॉर्गन है, बैंक ऑफ अमेरिका है, ये सारी सब बड़ी अंडरराइट कर देते हैं और हाँ। अल्टीमेटली इशू सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ये लगता जी। ही यही है। जी। और मैं ये जब इसको पढ़ रहा था, मैंने एक बल्कि रिपोर्ट इससे भी मैं पॉजिटिव, इससे कैपिटल मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट ही बनेगा। इस तरह के इशू आने से बहुत वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता है। वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसका असर हमारे ऊपर भी आएगा। और दर्शकों, ये आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, तो कल तक शायद ये रिपोर्ट भी मैंने बना दी है, तो वो पब्लिश हो जाएगी, तो वो भी आप देखिएगा। क्योंकि सुभाष जी, जब मैं ये रिपोर्ट बना रहा था, इसका एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने देखा जो इनका ये आईपीओ है, या इनकी जो वैल्यूएशन है कंपनी की, तो ये मतलब कई सारे देशों को अगर देखें तो उनकी जीडीपी से कहीं ज्यादा, यानी कि जर्मनी की, स्पेन की और नीदरलैंड की, इनकी मतलब इकलौती जीडीपी से काफी ज्यादा वैल्यूएशन निकल के आई। और मतलब बिल्कुल। पाकिस्तान को देखें तो इसके तो 4 गुना ज्यादा है। हाँ हाँ, वो तो कई कंट्रियों से ज्यादा है, एक क्योंकि हमारा जो जितना जीडीपी है उतना गूगल का, अकेले का है गूगल का, अकेले का है। बिल्कुल मार्केट ठीक। वैल्यू।
मार्केट बिल्कुल कैपिटलाइजेशन। ठीक है सुभाष जी। अब ये बताइए सुभाष जी, नेक्स्ट वीक जो है ना, क्या रेंज रहने वाली है निफ्टी की और बैंक निफ्टी की? हालांकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही तगड़ा जो चल रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट कहाँ किधर चला जाएगा। या तो मतलब कभी पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो पता लगा एकदम से ऊपर हो जाएगा 1000-2000 पॉइंट, या कैसे है? देखो ऐसा है, गवर्नमेंट अभी सेंटिमेंट डाउन है, लेकिन गवर्नमेंट के डिसीजंस आने हैं। वो कब आते हैं? 15 दिन में आते हैं, 2 दिन में आते हैं, 4 दिन में आते हैं। और ये फेड पॉलिसी, ये क्या नाम, जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जो जी डिसीजन लिया गया है, ये इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट इज वरीड कि भाई ये हमें मार्केट को ध्यान देना है, रुपी को ध्यान देना है, और उनको बिजनेस का भी ध्यान है। तो तो ये मैं जैसे हमने निफ्टी 50 23,367 क्लोज हुआ था, जी तो 22,800 पे अच्छा सपोर्ट मानता हूं मैं। इससे जी नीचे कम उम्मीद है, और 23,800 तक। ओके। और 22,800 लेके 23,800। हाँ, जी और निफ्टी बैंक 54,496 क्लोज हुआ था। तो हम्म, 53,700 पे, हालांकि 54,000 पे बहुत बड़ी सपोर्ट है। ओके 54,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने एस्टिमेट को कम कर रहा हूँ सेंटीमेंट को देखते हुए। 53,700 से नीचे जाने की बहुत ही कम संभावना है, और यदि चला गया तो वापस जल्दी आ जाएगा, और 55,700 तक मैं देख रहा हूँ। 53,700 से लेके 55,700 बैंक निफ्टी की रेंज आप बता रहे हैं। और निफ्टी 22,800 से लेके 23,800 के बीच में इसकी रहने की संभावना है। वैसे तो आई थिंक निफ्टी भी 23,000 पे काफी अच्छा सपोर्ट है। हाँ जी, 23,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। इससे नीचे जाने की उम्मीद कम है, हम्म लेकिन अभी सेंटिमेंट जैसे गिफ्ट निफ्टी जो है ना, वो 23,091 पे है। हम्म, तो उससे इंडिकेशन हो रहा है कि 23,000 तो चला ही जाएगा, चला ही क्योंकि जाएगा। इसको तोड़ने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तोड़ सकता है। हम्म लेकिन फिर हम्म भी इस लेवल के ऊपर बहुत हैवी बाइंग आएगी, हैवी बाइंग। अब सुभाष जी यहाँ पे वैल्यू एक थोड़ा सा बाइंग। और, एक और बताइए सुभाष जी, जैसे मान लीजिए मंडे को जो मार्केट खुलेगी, क्योंकि आज तो मार्केट सब बंद बंद हो गई है, तो ऐसे क्या सिनारियोस हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट में तेजी आ जाए? क्या इकलौता सिनारियो यही है, या यूएस और ईरान वाला पीस डील वाला यही, या इसके अलावा भी नहीं कोई नहीं ऐसे नहीं, सिनारियो? गवर्नमेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट में डिस्कशन चल रही है, पीएमओ के अंदर मीटिंगें चल रही है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है पॉजिटिव सेंटीमेंट का। और हम्म फेड पॉलिसी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छी आई है। लोगों ने उस दिन उसको समझा नहीं है, फ्राइडे को आई थी, और अब इसका इम्पैक्ट लोगों को समझ में आएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया पॉजिटिव है। हम्म तो मार्केट में जैसे बैंकिंग स्टॉक थोड़े से ऊपर रहे थे, पीएसयू बैंक, तो रहना चाहिए पॉजिटिव इम्पैक्ट। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सुभाष जी। कुल मिला के अभी तो मतलब जो सेंटिमेंट्स और जो सब चीजें दिखाई दे रही हैं सिनारियोज, वो तो यही कि मार्केट में सभी लोगों को कॉशियस रहना चाहिए और न्यूज को देखते रहना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो शायद चीजों को बेहतर, और जिस तरह से आप कहते हैं कि भाई इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है, उसमें कोई लॉन्ग टर्म में कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सुभाष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का बहुत भी बहुत 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 धन्यवाद जी, धन्यवाद। रविंदर जी, सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाजी जी, चलते चलते जरा थोड़ा सा ये भी तो बता दीजिए कि वहाँ का वो कैलाश मानसरोवर की आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत ही बढ़िया रही है, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने परिक्रमा भी करी है 12 किलोमीटर की, घोड़े के ऊपर करी है। और बेस कैंप वहाँ पे था, वहाँ पर भी हम कैलाश जी में गए, और यम द्वार से वो परिक्रमा भी की, है नहीं? तो मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो 12 किलोमीटर वो घोड़े पे करी? हाँ जी, वो घोड़े पे की है। अच्छा, एक 12 किलो, मतलब एक 50 किलोमीटर की भी तो है शायद कोई बड़ी। मानसरोवर में नदी में स्नान भी किया, और अच्छा। वो पूरी परिक्रमा गाड़ी से की, ओके मानसरोवर नदी की। और ओके। बाकी और बहुत सारी जगह हम विजिट करके आए हैं, लेकिन हम्म ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। और हम्म, बहुत सारे चैलेंजेज हैं वहाँ पे। 17,000 से ऊपर के फीट की हाइट के ऊपर हम चले गए थे, तो जी वहाँ पे सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन कम हो मुश्किल। जाती है। हम्म वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग
तकलीफ हो जाती है, चलते-चलते लोग गिर जाते हैं। हुँ, हमारे साथ डॉक्टर थे काफ़ी, है नहीं? जी, पूरी टीम 24 लोग थे हम, तो ओके। 3 डॉक्टर हमारे साथ थे। हुँ, तो हमारा रेगुलर चेकअप भी होता था, ऑक्सीजन, है नहीं? और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ का और गला कैसा है, हुँ, ठंड-वंड नहीं लग गई हो, ये सब चीज़ें चेकअप चल रही थी, दवाइयाँ ले रहे थे, है नहीं? जी, कोई फ़ीवर तो नहीं है। इस तरह का तो प्रिकॉशंस के साथ ही इसकी यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि जी, बिल्कुल। अ, औ और बहुत किधर आप चैलेंजेज़ आते हैं। नेपाल वाले साइड से गए थे या उधर चाइना वाले साइड से? हाँ, नेपाल, काठमांडू से ल्हासा, ल्हासा लासा। पहले तिब्बत की कैपिटल होती थी, अब तो चाइना के अंदर आ गया हाँ जी, और हाँ वो जी, हाँ बहुत जी। वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया उसको, ल्हासा को भी। और ओके, उससे बाद अली चले गए थे। फिर ओके, वैन वगैरह थी, जिसके ऊपर हम ट्रैवल करते थे। ओके। चलिए सुभाष जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव महादेव की जी, रक्षा करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद, नमस्ते।